डूबते पाकिस्तान को अब तिनके का सहारा है। पड़ोस से मुल्क में महंगाई ने ऐसा सितम ढाया जिसकी आंच अब वजीर और वजीर आजम की थाली तक पहुंच चुकी है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान की कैसी हालत हो गई है, ये रिपोर्ट देखिए। घुटने पर आया पाकिस्तान, पाक में और बिगड़ेंगे हालात। महंगाई ने तो हद कर दी है। पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है? कंगाल पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। जनता दैनिक जरूरतें पूरे करने में भी असमर्थ होती जा रही है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने खर्च कम करने का फैसला किया है। देश में चल रहे मिशनों, दफ्तरों, कार्यालय में होने वाली खर्च 15% तक कम कर दी गई है। पाई पाई जुटाई जाएगी और जारी रहेगी लड़ाई महंगाई से। मुल्क में महंगाई का आलम यह है कि इसकी आंच अब वजीरों, अफसरों की थाली तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम भी इसे बखूबी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घंटों तक प्रेस वार्ता की। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ चल रही कर्ज को लेकर बातचीत का अपडेट दिया। उम्मीद कि कर्ज मिल जाएगा, लेकिन महंगाई का दर्द अब भी कम न होगा। आप जानते हैं कि IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इफ एवरीथिंग गोज वेल के हमारे उनके साथ मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। देखिए, मैं आपको ऐसी बात करूं कि कल आप मुझे पूछेंगे, तो ऐसी बात मैं करना नहीं चाहता और आपके इल्म में है। महंगाई ने पाकिस्तान की कैसी हालत कर दी है, ये समझिए। आलम यह है कि अब प्यास बुझाने के लिए ओस चाटने की नौबत है। हर सेक्टर में खर्च पर कटौती की जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, महंगाई का बोझ कम करने के लिए शहबाज सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सभी विभागों में खर्च पर 15% की कटौती की जाएगी। दफ्तरों में कर्मचारी कम किए जाएंगे। मंत्री खुद फोन, बिजली, पानी और गैस के बिल भरेंगे। कैबिनेट सदस्यों की कार नीलाम की जाएगी। मंत्रियों की सुरक्षा में सिर्फ एक कार मुहैया कराई जाएगी। बिजली बचाने के लिए सुबह 7:30 बजे ही दफ्तर खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी पर खर्च कम किए जाएंगे। नई भर्तियों पर रोक और खाली पोस्ट खत्म की जाएंगी। कागज के इस्तेमाल को भी कम किया जाएगा। सभी कार्यक्रम में सिर्फ एक डिश रखी जाएगी। अगर चाय रही तो सिर्फ बिस्किट मिलेगा। 5 सितारा होटल में ठहरने की इजाजत नहीं होगी। मंत्रियों को इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा। आज वक्त की जरूरत है और वक्त की जरूरत ये मेरे समीम कल्ब से, इन तमाम साथियों के समीम कल्ब से ये तजवीज़ आई हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपने दिलो जान से अमली जमा पहनाएंगे कि वन डिश होगा पूरे इस्लामाबाद की तमाम वजारतों में, वज़ीर आज़म हाउस में, काबीना में। और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा, मरता पाकिस्तान क्या क्या नहीं करता। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे करके हम हर साल 200 अरब रुपए की बचत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर बोझ इससे कई गुना ज्यादा है। लोन देने के लिए IMF की इतनी शर्तें, जितनी जद्दोजहद आज पाकिस्तान में जिंदगी जीने के लिए है। महंगाई के मार झेल रहा पाकिस्तान बेचारा बन चुका है और पिस रही है जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो मुल्क एक साथ अलग हुए, इंडिया और पाकिस्तान।
आज हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, ये तो आप देख रहे हैं। ये चर्चा सरेआम है। तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान को अब मोदी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। तंगहाल पाकिस्तान, सुनिए दर्द की दास्तां। मुल्क क्यों जुदा हुए, कितना अच्छा है हिंदुस्तान। अब तो न शहबाज चाहिए न चाहिए इमरान। ये जुल्मों सितम कब तक, क्या जवाब है हुक्मरान। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उठ रही आवाज है। साल 1947 जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ और इसी साल भारत से अलग होकर नया मुल्क बना पाकिस्तान। दो मुल्क एक साथ आजाद हुए। भारत अपनी आजादी के अमृत काल को जी रहा है और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा है। आवाम त्रस्त है महंगाई से। पाकिस्तान में अभी महंगाई 48 सालों की रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर है। कमर तोड़ महंगाई से जनता की जेबें कट चुकी हैं। अब हिम्मत नहीं हो रही है जिंदगी जीने को। आटा, नून, तेल, दूध, घी, शक्कर, डीजल, पेट्रोल आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। रह बसर करना अब आसान नहीं। वहाँ की जनता हिंदुस्तान के अमन चैन को देखती है तो जुबान कह उठता है, हमें तो बस मोदी चाहिए। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। हुक्मरानों से, वजीर आलम से, आला कमान से जब उम्मीदें टूटी तो दिल लगी हिंदुस्तान से। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध की आग धधक रही है। जब हिंदुस्तान का जिक्र आता है तो ये शोले ठंडा होकर दिलों में एक उम्मीद पैदा करती है। तभी तो आवाम कहती है, हिंदुस्तान में होते तो टमाटर आज 20 रुपए किलो मिलते, सस्ता चिकन खा रहे होते, आसानी से पेट्रोल खरीद रहे होते। 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ इंडिया से, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। भारत से अलग होने का दर्द पाकिस्तानियों को खूब समझ आ रहा है। टीवी चैनलों पर दिन रात इसी मुद्दे पर बहस चल रही है। आज कहां हिंदुस्तान है और कहां पाकिस्तान है, और ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो या इंडिया चले जाओ। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे। राहत इंदौरी कह गए, ए जमीन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। हम हिंदुस्तानी तो शान से इस शेर को पढ़ते हैं, कसीदे गढ़ते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क की हालत आज ऐसी है कि जनता बगावत की राह पर है। हुक्मरानों से टूट चुकी है उम्मीदें और निगाह नए भारत की तरफ। माने पाकिस्तान को मोदी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके की अहम भूमिका रहने वाली, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाकर सत्ता पाने में सफल हुई थी, लेकिन इस बार सिंधिया पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल इलाके पर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां नजर बनाए हुए हैं।
एमपी में विधानसभा चुनाव की मोड़ पर आ गया है। ऐसे में प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका रखने वाले ग्वालियर चंबल में सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी है। यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का साख दाव पर है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के बदौलत ही कांग्रेस इस इलाके में बहुत प्रदर्शन कर पाई थी और सिंधिया का चेहरा दिखाकर कांग्रेस सत्ता हासिल करने में सफल भी हुई थी। लेकिन सिंधिया के पाला बदलकर कमल खिलाने से यहाँ का सियासी समीकरण बदल गया और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के पाला बदलने से यहाँ की जनता नाराज है और अब इस इलाके में सिंधिया का दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि 2020 के उपचुनाव में ग्वालियर चंबल में आधी सीटें हारे थे, तभी सिंधिया की साख गिर गई थी। सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस इस इलाके में क्लीन स्वीप करेगी। सरकार गिराने का कृत्य किया था, तब भी हमने कहा था कि सबकी मेहनत से, सबके प्रयासों से सरकारें बनाई जाती हैं, चुनाव लड़ा जाता है। किसी एक व्यक्ति को अहंकार हो जाए कि उसके चेहरे पे चुनाव जीता जाएगा, जनता उसके अहंकार को दूर कर देती है और यही सिंधिया जी का भी हुआ। सिंधिया जी की साख का सवाल ही नहीं है। सिंधिया जी तो उपचुनाव में ही आधी सीटें हार गए। वहाँ पर बीजेपी महापौर हार गई ग्वालियर का, 67 सालों में पहली बार बीजेपी मुरैना का महापौर हार गई। सिंधिया जी के जाने के बाद से जितनी परेशानियां थीं, जो उनके लाइबिलिटी हमारे ऊपर थी, वो सब बीजेपी में चले गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। आज भाजपा के नेताओं को जनता देखना पसंद नहीं कर रही। विकास यात्रा का क्या रायता फैला है, क्या फजीयत हुई है, ये सबके सामने है। सिंधिया जी की साख का सवाल नहीं है, वो साख तो पहले ही खत्म हो चुकी है। ना हमें कोई चिंता। कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस का हर नेता लामबंद है। इस प्रदेश को एक नया सवेरा देने के लिए, एक नई सरकार देने के लिए जनता इंतजार में है। ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार सिंधिया जी के जाने के बाद जो भी बीजेपी को नुकसान हुआ था, वो बढ़ के होगा और कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि सिंधिया एक जन नेता हैं। उनके आने से 2023 के चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। 2018 में सिंधिया का चेहरा दिखाकर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी। देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 18 के चुनाव परिणाम हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट कर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसी से पता चलता है कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, जनता में स्नेह क्या है। और उसी प्रकार से जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कांग्रेस तो धरातल से गायब है, जो प्रश्न उठा रही है। पर सिंधिया जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, उनके साथ जो आए लोग, उनको जो वोट परसेंटेज मिला है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि सिंधिया जी जनप्रिय नेता हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का दबदबा माना जाता है। अगर यहां बीजेपी ज्यादा सीट जीती तो माना जाएगा कि जनता सिंधिया के साथ है। इससे बीजेपी में केंद्र और राज्य स्तर पर सिंधिया का कद बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी अगर यहां कम सीट जीतती है तो माना जाएगा कि कांग्रेस छोड़ने के उनके फैसले से उनके इलाके की जनता सहमत नहीं है और ऐसी स्थिति में कम से कम मध्य प्रदेश में सिंधिया का सियासी ग्राफ नीचे आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी सहित 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी राज्यों में भेजना शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव के लिहाज से जमीन को तैयार किया जा सके। जो वादे जनता से किए गए थे, उनकी सौगात दी जा सके। बीजेपी चुनावी राज्यों में चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है और इसके लिए एक विशेष प्लान तैयार किया गया है। इसके माध्यम से न केवल केंद्रीय नेतृत्व उन राज्यों की जनता से सीधे तौर पर जुड़ेगा, बल्कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। बीजेपी आलाकमान ने यह तय किया है कि जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उन राज्यों में हर महीने केंद्र सरकार के बड़े मंत्री उन इलाकों का लगातार दौरा करेंगे। ये नेता महीने में 3 बार उस राज्य में जाएंगे और वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। इसी कड़ी में एमपी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा कि इसी बहाने एमपी की 8 करोड़ जनता की बीजेपी आलाकमान को सुध तो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश में आज जो हर वर्ग परेशान है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सुध लेने की सद्बुद्धि भगवान ने दी। कमलनाथ जी ऑलरेडी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दौरे मध्य प्रदेश में कर चुके हैं और उनका अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी यदि मध्य प्रदेश का रुख करेगा तो देखना ये होगा
कि क्या मध्य प्रदेश की जनता को बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, आज कर्मचारियों की समस्या, किसानों की समस्या, माताओं बहनों की सुरक्षा, ये सारे तमाम मुद्दों पर कम से कम प्रकाश डालने का अवसर मिलेगा और अपने सुसुप्त संगठन को, सोए हुए संगठन को जागृत करने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित दल हैं और हमेशा कार्यकर्ता पार्टी हित के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और यहाँ पर जो परिणाम आते हैं चुनाव के, तो पूर्व में अगर जीत हुई है तो उसको लेकर आगे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और कहीं पर अगर हार हुई है तो उसकी समीक्षा कर उसमें क्या रणनीतिक तौर पर अलग किया जा सकता है, इन सब को लेके लगातार संगठन काम करता रहता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो सरकार की योजनाएं और संगठन का जो विचार है उसको लेकर हम जनता के बीच में भी जाते हैं और संगठन के बीच में भी जाते हैं। इसी कार्यक्रम में लगातार बैठ के चलती रहती है। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही फील्डिंग सजाने में लगी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी के बड़े नेताओं के वैसे तो अगले महीने से ये दौरे शुरू होने हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अनौपचारिक रूप से कल यानी 24 फरवरी से हो रही है, जब गृह मंत्री अमित शाह खुद सतना आ रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने द्वारका कोर्ट से कहा कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए। साफ है कि असम पुलिस अब उन्हें असम नहीं ले जा सकेगी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन से पहले खेड़ा पर बखेड़ा शुरू हो चुका है। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। असम पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया और विरोध पर बैठ गए। खेड़ा को रोके जाने पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने पुलिस से अरेस्ट वारंट दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई आदेश नहीं दिखाया। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार हमें भी डिस्टर्ब कर रही है। हमारे नेताओं पर ईडी की छापेमारी हो रही है। कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों को रोका जा रहा है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी है, रोज मीडिया में आते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी होगा तो उसको पुलिस रोकेगी ही। कांग्रेस का आरोप लगाना गलत है। ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है।
अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी, जिनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। और तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं रह गया। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। असम के दीमा हसाओ के हाफलोंग में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में केवल वेज खाना ही परोसा जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम गेस्ट केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाएंगे। फूड सेंटर का जायजा लिया संवाददाता ममता लांजीवार ने। राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले मेहमानों के लिए खासतौर पे मेनू तैयार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है खासतौर पे तैयार किए गए हैं। ये अलग अलग तरह के जो किचन जो है वो अलग अलग किचन तैयार किए गए हैं, डोम तैयार किए गए हैं और भव्य तरीके से जो है वो तैयारियां पूरी की गई हैं। और ये यहाँ पर ये डाइनिंग हॉल होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मंच के दोनों तरफ इस तरह के जो डाइनिंग हॉल है वो बनाए गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे VVIPs जो आएंगे उनके डिनर, लंच, डिनर और नाश्ते की जो व्यवस्था होगी वो सब होगी। जो व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है सर और क्या क्या मेनू में वेजिटेरियन खाना है, पूरा वेजिटेरियन, कोई नॉनवेज खाना है नहीं। 3 दिनों के लिए इंडियन दे रहे हैं, साउथ इंडियन दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ी दे रहे हैं, 3 मिक्स। अच्छा, मिलेट की भी बात हो रही थी कि एक दिन जो है मिलेट से बने हुए व्यंजन बनाए जाएंगे। हाँ है। तो क्या क्या होगा उसमें, मतलब हमारे शेफ बता सकते हैं, ये सीक्रेट है, उनके लिए बना के देंगे आपको। तो कुछ ऐसा तैयार किया गया, कितने तरह के आइटम, मतलब लॉट ऑफ आइटम इज देयर, साउथ इंडियन भी है, इंडियन भी है और नॉर्थ इंडियन भी है, छत्तीसगढ़ी है, तो मिक्सअप करके बना। वेज रखा गया है तो उसके पीछे कुछ रीजन ऐसा क्या, मतलब कुछ ऐसा उसको सोच नहीं, हम लोग को जो ऑर्डर मिला है वो तो बोले हैं कि वेजिटेरियन खाना, पूरा ये कैंपस के अंदर नॉनवेज नहीं है। कितने किचन वो बनाया गया सर? हमारा जो है हम सिर्फ VIP के लिए कर रहे हैं, जो भी VIP हैं। VIP नॉर्मल खाना है, जैसा वेजिटेरियन नॉर्मल खाना होता है ऐसे ही नॉर्मल खाना बनाया है। दाल चावल रोटी, कर्ड राइस, ये सब मिला के बनाया है। तो ये बता रहे थे कि किस तरह से जो खाना होगा, ये डिनर हॉल है, ये जो यहाँ पर खाना डाइनिंग हॉल है और यहाँ पर जो है वो खाना जो है वो खाया जाएगा और तमाम VVIPs आएंगे, जो चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो और भी जितने VVIPs हैं, मुख्यमंत्री हो, ये यहाँ पर जो है वो नाश्ता, डिनर और लंच करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहा गया है कि केवल जो है वो VVIPs के लिए यहाँ पर अलग से किचन है, इसके अलावा भी अलग अलग जगह पे, अलग अलग डोम पे किचन जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस है कि केवल वेज खाना जो है वो बनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ी, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के साथ ही अलग अलग जो राज्यों के जो खास डिशेस हैं वो तो होंगे ही, छत्तीसगढ़ी व्यंजन खासतौर पर होंगे और मिलेट से बने हुए जो व्यंजन है वो खासतौर पर शामिल किए गए हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजीवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जो टेंट सिटी बनाई गई है वहां प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें स्थानीय व्यंजन रखे गए हैं, मिलेट से बने सामान भी रखे गए हैं। कांग्रेस का जो 3 दिनों का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है वहां पर खासतौर पे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, जहां जिसमें अगर हम बात करें, ये देखिए आप कि महिला स्व सहायता समूह जो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन, मिलेट के व्यंजन और भी जो खाद्य पदार्थ है वो यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं और बाहर से पूरे देश भर से जो डेलीगेट्स आए हैं उनके सामने परोसे जा रहे हैं। इसके साथ ही पहले जो लोग आए उनसे मौजूद बात करते हैं, कैसा लगा सर यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, मतलब प्रदर्शनी वगैरह और यहाँ के जो स्थानीय व्यंजन? बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। भोगेश बघेल जी के बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था किया है और हम लोग झारखंड से आकर के बहुत ही अभिभूत हो गए इतना सुंदर व्यवस्था दे करके। कांग्रेस पार्टी का जो आज यह साज सज्जा है, आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस तरक्की और प्रगति कर रहा है और आज इस अधिवेशन देखने के बाद हम लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस मकसद के लिए अधिवेशन का आयोजन 50वां अधिवेशन आयोजित की गई है और 2024 की तैयारी के लिए निश्चित रूप से हम अधिवेशन के बाद जो हमारा
संदेश जाएगा वह हमारे 2024 में हम लोग पुनः फतह करेंगे। और यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉल जो लगा है बहुत अच्छा है, इंतजाम बहुत अच्छा है। हम लोग तो बहुत जगह गए हैं, लेकिन यहाँ जो छत्तीसगढ़ में इंतजाम है बहुत अच्छा हम लोग को लगा। और जो कल्चर है हम लोग का झारखंड से मिलता जुलता है। यहाँ हम लोग जोहार बोलते हैं और यहाँ जय जोहार, तो यहाँ आने के बाद बहुत हम लोग को अच्छा लगा। तो ये अलग अलग जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं और जो बाहर से लोग आए हैं उनका कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता राजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।